खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो पिक्चरों में, सीरियल्स में हम लोगों ने देखा है कि झांसी की रानी युद्ध के मैदान में अपनी पीठ पे अपने बेटे को लादे बांधे हुए वो बराबर लड़ाई करती रही और आखिर में जाके वो शहीद हो गई। तो झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव, असली नाम आनंद राव, सबको याद है। रानी की चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कभी भी नहीं पता चला। वो कोई कहानी का किरदार भर नहीं था। 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार था, जिसने उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी जहाँ उसे बुलाकर उसके माँ के नाम की कस्में खाई जा रही थीं। अंग्रेज़ों ने दामोदर राव को कभी झांसी का वारिस नहीं माना था, सो उसे सरकारी दस्तावेजों में कोई जगह नहीं मिली थी। ज़्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ सही कुछ गलत अलंकारिक वर्णन को ही इतिहास मानकर इतिश्री कर ली। उसी कविता के रूप में हम लोग ज़्यादातर जानते हैं। इतिहासाच सहेली, इतिहास की सहर में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने एक तरह से अभिशप्त जीवन जिया। उनकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ फिरंगी ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग भी बराबरी से थे। आइए दामोदर की कहानी दामोदर की ज़ुबानी सुनते हैं, उन्हीं की फर्स्ट पर्सन। 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार की एक शाखा में मैं पैदा हुआ। ज्योतिषी ने बताया कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा बनूंगा। ये बात मेरी जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल की उम्र में महाराज ने मुझे गोद ले लिया। गोद लेने की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही पिताजी नहीं रहे, मतलब रानी झांसी के हस्बैंड जो थे। माँ साहब ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि मुझे वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। माँ साहब को 5000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्ति भी माँ साहब के पास रहेगी। माँ साहब के बाद मेरा पूरा हक उनके खजाने पर होगा। मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेज़ों के खजाने में पिताजी के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि मेरे बालिग होने पर वो पैसा मुझे दे दिया जाएगा। माँ साहब को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली। मेरे सेवकों रामचंद्र राव देशमुख और काशीबाई और बाकी लोगों ने बाद में मुझे बताया कि माँ ने मुझे पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बैठा रखा था। मुझे खुद ये ठीक से याद नहीं। इस लड़ाई के बाद हमारे कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए थे। देशमुख ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊँटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ चल पड़े। हमारे पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ नहीं था। किसी भी गांव में हमें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में हम पेड़ों तले खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। शुक्र था कि जंगल के फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। एक राजकुमार बेचारा जंगल के फल खा के जिंदा रह रहा था। असल दिक्कत बारिश शुरू होने के साथ शुरू हुई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मान ली। रघुनाथ राव की सलाह पर हम 10-10 की टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे। मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर न करने की कीमत 500 रुपये, 9 घोड़े और 4 ऊँट तय की। हम जिस जगह पर रहे वो किसी झरने के पास थी और खूबसूरत थी। देखते देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय हमारे पास 60,000 रुपये थे, जो पूरी तरह ख़त्म हो गए थे। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि सबको लगा कि मैं नहीं बचूंगा। मेरे लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वो किसी बैत का इंतज़ाम करें। बैत का इंतज़ाम कर दिया गया। मेरे मुखिया ने
मेरे लोगों ने मुखिया को 200 रुपये दिए और जानवर वापस मांगे। उसने हमें सिर्फ 3 घोड़े वापस किए। वहाँ से चलने के बाद हम लोग सिर्फ 24 लोग साथ हो गए। ग्वालियर के छिपरी गांव में गांव वालों ने हमें बागी के तौर पर पहचान लिया। यहाँ 3 दिन उन्होंने हमें बंद रखा, फिर सिपाहियों के साथ झालर पाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया गया। मेरे लोगों ने मुझे पैदल नहीं चलने दिया, वो एक एक कर मुझे अपनी पीठ पर बैठाते रहे। हमारे ज़्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया गया। माँ साहब के रिसालेदार नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने मिस्टर फ्लिंट से कहा कि झांसी रानी साहिबा का बच्चा अभी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी ज़िंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे तो उससे तो सरकार को कोई नुकसान नहीं, से छोड़ दीजिए, पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंट एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से हमारी पैरवी की। वहाँ से हम अपने विश्वस्तों के साथ इंदौर के कर्नल रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए। हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था। सफ़र का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए माँ साहब के 32 तोले के 2 तोड़े हमें देने पड़े। माँ साहब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज़ हमारे पास थी। इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेज़ों ने बांधी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाज़त मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया। 1879 में उनके एक लड़का लक्ष्मण राव पैदा हुआ। दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी में बीते। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। दामोदर राव के साथ उनके बेटे लक्ष्मण राव को भी इंदौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इनके परिवार वाले आज ही इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं। रानी के एक सौतेला भाई चिंतामन राव तांबे भी था। तांबे परिवार इस समय पूना में रहता है। इनके वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में भी रहते हैं। वे अपने नाम के साथ झांसी वाले लिखा करते हैं। जब दामोदर राव नेवालकर 5 मई 1800 हो गया इंदौर पहुँचे तो इंदौर में रहते इनकी चाची, जो कि इनकी असली माँ थी, बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह करवा देती हैं। ठीक है, उनके वंशज आज भी इंदौर पुणे में रहते हैं और झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं। कुछ उनके कजिन्स जो हैं वो तांबे नाम से रहते हैं। थैंक यू।